नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम राजनीतिक टॉक शो में एक बार आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान सियासत की चर्चाओं को लेकर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे पॉलिटिकल रिपोर्टर ओम प्रकाश चौधरी। आज बात करेंगे शेखावाटी अंचल की उन दो सीटों की जहां की राजनीति हमेशा मुद्दों पर नहीं अपितु वैचारिक सिद्धांतों पर चलती है। ओम प्रकाश, मरुस्थल की धरा पर गर्मी बढ़ी हुई है, क्या लगता है कि अब की बार चूरू की सियासत तापमान क्या कह रहा है? देखिए सुमन, बात करें सियासत की गर्मी और प्राकृतिक गर्मी, दोनों में रात दिन का अंतर है। क्योंकि चूरू का तापमान आपने भी देखा है, चूरू का तापमान अपने दर्शक जो अपने को देख रहे हैं उन्होंने भी देखा है। और चूरू का सियासी तापमान अभी से नहीं, जब से 1620 में चूरू की स्थापना हुई थी उस समय से लेकर अब तक का तापमान, पूरे हिंदुस्तान में चूरू का तापमान सर्वाधिक हमेशा रहा है। देखने को मिलता है कि चूरू का जो तापमान है वो दिन में अलग होता है, रात में अलग होता है। वैसे ही चूरू की राजनीति है। चूरू की राजनीति में सुबह क्या हो रहा है और शाम को क्या हो रहा है, ये बड़ी सियासी बिसात है। क्योंकि चूरू लोकसभा क्षेत्र, मरुस्थल का वो लोकसभा क्षेत्र है जहां पर मरुस्थल की 8 विधानसभाएं जो है वो इसमें सम्मिलित है। चूरू लोकसभा की हम बात करें, 1977 में यहाँ पर पहला लोकसभा चुनाव हुआ था और पहले लोकसभा चुनाव में यहाँ पर जो जनता पार्टी के दौलत राम सहारण थे, उन्होंने सर्वप्रथम यहाँ पर अपना खाता खोला था। उसके बाद की बात करें 84 की, तो 84 में यहाँ पर कांग्रेस के मोहर सिंह ने इस सीट को प्राप्त कर ली थी। तो कुल मिला के ये कहा जाता है कि 77 और 84 दोनों ही 5-5 साल का जो अंतराल रहा, दोनों ही अंतरालों में दो पार्टियों ने यहाँ पर अपनी जो सीट थी उस सीट को कायम रखा। उसके बाद 1999 से लेकर वर्तमान तक ये जो सीट है ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा का गढ़ रही। 1999 से लेकर अभी तक यहाँ पर भाजपा का जो राज है वो राज लगातार कायम था। दूसरी बात करें इस सीट को लेकर, ये वो सीट है जिस सीट पर अभी तक सिर्फ एक बार गैर जाट जीत के आया है। क्योंकि इस सीट के बारे में कहा जाता है कि जैसे गर्मी की बिसात बिसती है वैसे ही जाट समाज की बिसात भी राजनीति में यहाँ पर बिसती है। तो सिर्फ एक बार गैर जो जाट समुदाय का व्यक्ति था वो यहाँ से जीत के आया। हम बात करते हैं 2019 को लेकर। 2019 में यहाँ से राहुल कस्बा पर विश्वास जताया और कांग्रेस ने रफीक मंडेलिया को यहाँ पर मैदान में उतारा। लगभग 3,34,000 वोटों से रफीक मंडेलिया को हार का सामना यहाँ से करना पड़ा। क्योंकि अभी की बात नहीं है, ये बात उस समय भी है कि जब 1900 बात करें 96 की बात करें, 96 की बात करें, तो यहाँ पर एक बड़ा कद्दावर चेहरा था नरेंद्र बुडानिया। नरेंद्र बुडानिया ने भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के गढ़ की एक स्थापना की। उसके बाद से यहाँ पर लगातार जो सिलसिला था वो चला आ रहा था। बात करते हैं हम 89 की। 89 में जनता दल के दौलत राम सहारण ने यहाँ से चुनाव जीता। 1991 में राम सिंह कस्बा, 1996 में नरेंद्र बुडानिया, 1999 में राम सिंह कस्बा यहाँ पर मील के पत्थर साबित हुए। मील का पत्थर मैं इसलिए कह रहा हूं, 1999 से लेकर लगभग वो अभी तक, जब तक राहुल कस्बा को यहाँ की जिम्मेदारी नहीं मिली थी तब तक लेकर वो लगातार 3 बार यहाँ पर सांसद थे। और रही बात वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, राहुल कस्बा वहां से सांसद बन गए, लेकिन उनको कहीं ना कहीं लगा कि भारतीय जनता पार्टी में अब अपनी जगह नहीं है। क्योंकि अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काटकर पैरा ओलंपिक देवेंद्र झाझड़िया को वहां से टिकट दे दिया। तो कहीं ना कहीं राहुल कस्बा को लगा कि मेरे बाप की, मेरे पिताजी की जो पदवी मुझे मिली है और मैं 2 बार यहाँ से सांसद रहा हूं, तो मैंने ऐसी कौन सी कमी छोड़ दी थी कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरा जो यहाँ का जो टिकट था वो टिकट काट दिया और देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दे दिया। आपने भी देखा होगा जब चूरू में सभा हो रही थी, चूरू की सभा की हम बात करें तो चूरू में जब सभा हो रही थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान सामने आया था। उन्होंने एक भाषण में कहा था कि देवेंद्र झाझड़िया और मेरे बीच तो काफी लंबे समय से रिश्ता है। जब नरेंद्र मोदी ने यह भी बखान किया था कि जब देवेंद्र झाझड़िया
कि माँ मेरे से मिली, तो उन्होंने कहा था कि एक ग्रामीण देहात की अनपढ़ माँ, और उस अनपढ़ माँ की बातों से मुझे ऐसा लगा कि देवेंद्र झाझड़िया में बहुत कुछ छुपा हुआ है। और उन्होंने कहा भी था कि देवेंद्र झाझड़िया ने देश का मान और सम्मान विश्व के पटल पर छोड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज देवेंद्र झाझड़िया को उस समय भी समझ में आ गई होगी कि जब मोदी अपने लिए इतनी बात कर रहे हैं तो आने वाले समय में राजनीति में भी जा सकता हूँ। हालांकि ऐसे उसके मन में किसी प्रकार का कोई विचार नहीं था और किसी को पता भी नहीं था कि देवेंद्र झाझड़िया को चूरू लोकसभा सीट से उतार देंगे। 2024 के जो चुनाव है, 2024 के चुनाव दो बड़े अहम नामों पर टिके हुए हैं। देखिए, मैं बात देवेंद्र झाझड़िया की यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं बात राहुल कसबा की नहीं करूंगा। राहुल कसबा की सिर्फ मैं इतनी सी बात आपको बताना चाहूंगा कि जब भाजपा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने जब तारानगर सीट से चुनाव लड़ा, उस समय कहा था राजेंद्र राठौड़ ने कि यहाँ पर जयचंदों की कमी नहीं है। तो शायद उस समय ऐसा लगा लोगों को कि ये जो जयचंद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये जयचंद शब्द का प्रयोग राहुल कसबा के लिए किया जा रहा है। फिर आरोप पे आरोप लगते रहे। राहुल कसबा ने भी आरोप लगाया कि राजेंद्र राठौड़ ने मेरा टिकट कटवा दिया। उधर राजेंद्र राठौड़ ने आरोप लगाया है कि राहुल कसबा ने मुझे चुनाव हरा दिया। तो ये राजनीतिक पेच जो था वो सुमन पसता गया और अंत में ये हुआ कि राहुल कसबा का टिकट कटा। अब ये टिकट कैसे कटा है? एक तो या तो पैरा ओलंपिक को जो है जिसने देश का नाम रोशन किया है उसको राजनीति में लाने के लिए टिकट काटा, या राजेंद्र राठौड़ ने टिकट कटवाया। ये तो सियासी बाण है जो लगातार जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं सुमन, अब की बार जो चूरू की राजनीति, चूरू की लोकसभा सीट की है, तो इस चूरू लोकसभा सीट में ये जो चुनाव हो रहे हैं, ये राहुल कसबा बनाम देवेंद्र झाझड़िया नहीं, ये चुनाव है राहुल कसबा बनाम राजेंद्र राठौड़। क्योंकि नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा था कि चूरू में देवेंद्र है तो दिल्ली में नरेंद्र है, और कल ही राहुल कसबा ने बयान दिया था बीच वाले राजेंद्र को कहां छोड़। तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है ये राहुल कसबा बनाम राजेंद्र राठौड़, जो भाजपा के प्रतिपक्ष के जो नेता रहे हैं, उनके बीच के चुनाव है। जब कहीं पर भी राहुल कसबा अपना भाषण देता है, बयान देता है, तो शायद वो देवेंद्र झाझड़िया का एक या दो बार नाम लेता है, और सबसे ज्यादा अगर नाम ले रहा है तो राजेंद्र राठौड़ का नाम ले रहा है। राजेंद्र राठौड़ भी किसी सभा में अगर वो बयान दे रहे हैं या सभा में ये भाषण दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो राहुल कसबा का नाम सर्वाधिक ले रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का नाम कम ले रहे हैं। तो ये तो सियासी जो बाण है वो चूरू की धरती पर, और अब की बार प्रतिष्ठा है। एक तरफ राजेंद्र राठौड़ की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, तो दूसरी तरफ राहुल कसबा की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है कि मेरे जो पिताजी ने मुझे जो सियासत मुझे जन्माइश छोड़ के वो मेरे साथ गए हैं, कहीं मेरा राजनीतिक कैरियर तो खत्म नहीं हो जाए। तो चूरू की जो राजनीति है, चूरू की राजनीति में जो गर्मी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर चूरू की धरती पर अगर जाकर कोई चाय की केतली लेकर अभी जाए और 10 लोगों के बीच में बैठकर वो चाय पे चर्चा करे, तो मुझे लगता है उनकी बातों से वो चाय पक जाएगी। ओम प्रकाश, अगर बात करें चूरू के साथ साथ झुंझुनू की सियासी गर्मी भी अब की बार विशेष देखी जा रही है, तो क्या लगता है अब की बार झुंझुनू की जनता क्या चाह रही है? देखिए, झुंझुनू की जो धरा है, सुमन आपको बता दे, झुंझुनू की वो धरा है जिसने इस मातृभूमि के लिए, इस देश की सेवा के लिए, जहां पर मेरे नौजवान साथियों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए भारत देश की सीमाओं पर अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, उस मातृभूमि में सियासत की अगर हम बात करें, क्योंकि आप आज अगर झुंझुनू के किसी भी गांव में, किसी भी ढाणी में आप चले जाओगे, तो वहां पर उस धरा पर, उस गांव में कहीं ना कहीं आपको उस वीर शहीद की प्रतिमा बनी हुई नजर आई। लेकिन राजनीतिक जो सियासत है, ये राजनीतिक सियासत आज की सियासत है, ये 1950 के बाद की, 1952 के बाद की सियासत है। जबकि आज ही नहीं, हम 1857 की क्रांति की भी बात करें, उसके बाद में देश की आजादी के समय की भी हम बात करें, तो यही इसी झुंझुनू की धरा पर वो लोग भी, वो क्रांतिकारी भी हुए थे जो अमीरों से धन लूटकर गरीबों में बांटा करते थे। लेकिन आज की जो सियासत है वो किसी से छिपी हुई नहीं है, किससे धन लूटा जा रहा है और किसको बांटा जा रहा है।
लेकिन सियासत की हम बात कर रहे हैं, अभी हम बात करेंगे सिर्फ लोकसभा चुनाव की। जैसा आपने क्वेश्चन पूछा कि जनता क्या चाह रही है वहां की, जनता की हम बात करें 2019 की चर्चा हम भी करेंगे इसके साथ ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको 1952 पर लेकर चलता हूं। 1952 में सबसे पहले अगर कांग्रेस ने खाता खोला था लोकसभा चुनाव में, जो पहले चुनाव हुए थे वहां पर झुंझुनू में राधेश्याम मोरारका जी जो थे, उन्होंने पहला खाता वहां पर खोला। 1952, 1957, 1962 3 बार लगातार उन्होंने कांग्रेस की जो हैट्रिक थी उस हैट्रिक को पूरा करने का काम किया। उसके बाद में 67 की हम बात करें, 67 में स्वतंत्र पार्टी के आर के बिरला वहां से चुनाव लड़े और वो सांसद बने। 1971 में कांग्रेस की वापिस झुंझुनू से वापसी होती है और शिवनाथ सिंह जो थे वो वहां से सांसद बन के जाते हैं। लेकिन जब 1977 का दौर जो आया था, 1976 और 77 की राजनीति का, उस समय जनता पार्टी कहीं ना कहीं राजस्थान में सक्रिय नजर आई थी और जनता पार्टी ने पहली बार 1977 में अगर कहीं पर खाता खोला था तो वो झुंझुनू का लोकसभा क्षेत्र था। उसके बाद 1980 में जनता पार्टी ने अपनी जो जीत थी वो बरकरार रखी। 1984 में मोहम्मद आयूब खान जो थे उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में से जीत दर्ज की, यानी उन्होंने कांग्रेस का फिर दोबारा से सुमन खाता खोला। और बात करें 89 में जो वर्तमान में एक अच्छे पद पर है जगदीप धनखड़, उन्होंने जनता दल से टिकट लिया और यहाँ पर 89 में उन्होंने सांसद की शपथ ली। अगर झुंझुनू में बात करें तो कांग्रेस की राजनीति में कहीं ना कहीं ओला परिवार। बिल्कुल बिल्कुल सुमन, देखिए ओला परिवार, जैसे मैंने आपको 1-2 वीडियो में पहले भी बताया था, जब हम दर्शकों से भी चर्चा कर रहे थे उस समय भी मैंने कहा था कि जैसे नागौर की राजनीति वैसे ही शेखावाटी की राजनीति, नागौर की राजनीति और शेखावाटी की राजनीति कहीं ना कहीं किसी परिवार के इर्द गिर्द चलती है। नागौर की राजनीति में हम बात करें मिर्जा परिवार, नागौर की राजनीति में बात करें मदेरणा परिवार, नागौर की ही राजनीति में बात करें बेनीवाल परिवार, तो वहीं पर अगर हम झुंझुनू की बात करते हैं, शेखावाटी अंचल की बात करते हैं और शेखावाटी अंचल में कांग्रेस की बात करें और कांग्रेस की बात में अगर ओला परिवार नहीं आए तो मुझे नहीं लगता है कि शेखावाटी में कांग्रेस है, क्योंकि ओला परिवार आज से नहीं, बात करेंगे हम 96 से 1996 से लेकर 2009 तक लगातार 5 बार यहाँ से शीशराम ओला जो यहाँ से सांसद बने। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ओला परिवार के आसपास झुंझुनू की जो राजनीति है, शेखावाटी की राजनीति है, वो घूमती है, क्योंकि लगातार एक पद पर एक व्यक्ति 5 बार अगर सांसद रहता है तो कहीं ना कहीं वो अपना वर्चस्व स्थापित करता है। लेकिन 2014 में फिर ओला परिवार कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि 2014 में जब मोदी सरकार का आगमन हुआ और नारा दिया गया कि अब की बार मोदी, क्योंकि नारा तो फिर अभी भी वही आ रहा है कि अब की बार मोदी, अब की बार 400 पार का नारा दे रहा है। लेकिन 2014 में जब भाजपा की लहर थी, चारों तरफ मोदी मोदी हो रहा था, उस समय 2014 में यहाँ पर जो सीट थी वो भाजपा के खाते में चली गई और भाजपा ने अपना खाता खोल दिया। 2019 में भी वो स्थिति आई। 2019 में यहाँ पर नरेंद्र कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया और कांग्रेस ने श्रवण कुमार पर विश्वास जताया। श्रवण कुमार को लगभग यहाँ से लाखों वोटों से हार का सामना करना पड़ा। अब 2024 में हम बात करते हैं एक बार फिर से विजेंद्र ओला और शुभकरण चौधरी, यानी कांग्रेस के जो ब्रजेंद्र ओला है जो कांग्रेस से है, शीशराम ओला के परिवार के हैं, शीशराम ओला के घर के मेंबर हैं, तो कहीं ना कहीं शुभकरण चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है उनके बीच में और ब्रजेंद्र ओला के बीच में अब की बार जबरदस्त घमासान है। जबरदस्त घमासान मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ओला परिवार 5 बार सांसद रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका वात्सल्य, शीशराम ओला का वात्सल्य, लोगों के प्रति उनका जो प्रेम है, उनकी जो सादगी है, उस सादगी के वोट तो ब्रजेंद्र ओला को मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन शुभकरण चौधरी को भी हम कम नहीं मान सकते, क्योंकि शुभकरण चौधरी सिर्फ मोदी के चेहरे पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, एक शुभकरण चौधरी नहीं। राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों की हम बात करें तो 25 के 25 सिर्फ अगर कोई चुनाव हो रहे हैं तो यहाँ पर व्यक्तिगत चेहरे पर किसी पर चुनाव नहीं हो रहे। अगर चुनाव हो रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
चेहरे पर चुनाव हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात करें ब्रजेंद्र ओला की, भाई वो मजबूत होने का उनका सबसे बड़ा कारण क्या है? यहाँ पर 8 विधानसभा है, झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा है। 8 विधानसभाओं में वर्तमान में 6 विधानसभाओं में कांग्रेस का वर्चस्व स्थापित है। और कहीं ना कहीं ये 6 कांग्रेस की जो विधानसभाएं हैं, इनका भी कुछ ना कुछ बेनिफिट जो है वो ब्रजेंद्र ओला को मिलेगा। लेकिन शुभकरण चौधरी को वहीं पर फायदा एक जगह मिल रहा है, क्योंकि वो मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। और रही बात कांग्रेस और बीजेपी, हम दोनों की बात करें तो कहीं ना कहीं जो प्रचार अभी वर्तमान में चल रहा है, जिस प्रकार जो बीजेपी ने एक नए आयाम स्थापित कर रखे हैं प्रचार करने के, वो आयाम कांग्रेस के पास नहीं। तो कहीं ना कहीं शुभकरण चौधरी को यह भी फायदा मिलेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की रीतियां नीतियां, केंद्र सरकार के जो कार्य है, उन कार्यों को लेकर कहीं ना कहीं शुभकरण चौधरी भी अपनी लीड लेकर चल रहे हैं। तो ब्रजेंद्र ओला अपने पिता शीशराम ओला और साथ में कांग्रेस पार्टी के वात्सल्य और पिछले 5 साल की जो सरकार रही है कांग्रेस की, उनके जो काम हुए हैं, साथ में जो 8 में से 6 कांग्रेस की जो विधानसभा सीटें हैं, उनका सहयोग लेकर ब्रजेंद्र ओला भी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। जी, तो ये थे आज के सियासी समीकरण की चर्चाओं को लेकर हमारे साथ पॉलिटिकल रिपोर्टर ओम प्रकाश चौधरी। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।